हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कीमोटॉनिक्स। माई सेल्फ विकास पुरवाल। आज हम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर पर सेशन 1 देखना है, क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट। तो इसमें बेटा मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा और वो पॉइंट्स आपको नोट भी करने हैं, राइट। तो एक बार मुझे ये बता दो कि आवाज़ साफ आ रही है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या आवाज़ साफ आ रही है? ओके 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 ओके, ठीक है, थैंक यू। सब दिखाई पड़ रहा है बेटा, राइट। अब कोई भी स्टूडेंट बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना मुझे और ना आपस में चैट करेंगे। कुछ भी नोट करना हो तो नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चंस को आराम से अच्छे से देखिएगा, राइट। और पीडीएफ बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मोल 1 और मोल 2 की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दी है मैंने। एटॉमिक की भी मैं अगले लेक्चर से पहले डलवा दूंगा, राइट। ओके बेटा, ठीक है, ऑल क्लियर, राइट। चलिए चलते हैं। तो ये देखिए रहा पहला। यस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आइए। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैथोड रेज। देखो बेटा क्या है कि आप लोगों ने मुझसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ कैथोड रेज। तो अगर आप चाहें तो कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा और इनको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। जानते बेटा क्या होता है, हम लोगों के पास एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है। ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है मैं आपको बताता हूं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और वेरी हाई वोल्टेज पर हम लोग इसको बनाते हैं और इसके अंदर कोई गैस भरी होती है, राइट। ये देखिए जरा, ये निगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसे हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में 2 बातें ध्यान रखिए। हाई वोल्टेज होता है एंड वेरी वेरी लो प्रेशर होता है। वेरी वेरी लो प्रेशर, राइट। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम डियर? यस, गुड इवनिंग सर। यस सर, सब ओके है, राइट। नो सर, ओके बेटा, ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये बेटा डिस्चार्ज ट्यूब होती है जिसमें बहुत ही लो प्रेशर पे हम लोग किसी गैस को भरते हैं और बहुत ही हाई वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहां से क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है, और इसमें क्या भरी होती है? गैस भरी होती है, राइट। कोई वेरी लो प्रेशर पर कोई गैस भरी होती है, ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशन हमको यहां से मिलते हैं? मैं 4 पॉइंट आपको बताना चाहूंगा रिगार्डिंग कैथोड रेज। तो ये मेरे पास जगह थोड़ी सी पड़ी हुई है। तो जैसे पहला ऑब्जर्वेशन बच्चों क्या है कि सम इनविजिबल, दिखाई नहीं पड़ती हैं, इनविजिबल रेज आर originating from cathode and traveling towards anode तो ऐसा देखा जाता है कुछ इमेजिनरी रेस होती हैं जो कैथोड से निकलती हैं और कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें पता कि ये तो दिखाई नहीं पड़ती है, तो पता कैसे चलता है कि कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही हैं? एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, एनोड में बीच बीच में होल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? होल। तो होल करते हैं और इसके पीछे वाली जो सरफेस होती है इस पर हम कोटिंग कर देते हैं जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड बच्चों एक फॉस्फोरेसेंट होता है जिस पर कोई चार्ज पार्टिकल जब टकराता है
तो वहां पे चमक उत्पन्न होती है और इस चमक से हमें पता चलता है कि कैथोड से कुछ निकलकर एनोड की तरफ जा रहा है, राइट। ये रेस चूंकि कैथोड से निकलती है इसलिए इनको नाम दे दिया गया कैथोड रेस, राइट। अच्छा बेटा, दूसरा पॉइंट क्या लिखवाना चाहेंगे कि इन absence of electric and magnetic field, they travel in straight line. Of course they travel in straight line. हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो इन रेस का पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये डेविएट हो जाती हैं क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। अगला पॉइंट यही मैं लिखवाने जा रहा हूं, तीसरा पॉइंट, दे कैरी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दे कैरी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो बच्चों इमेजिनरी रेज आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनती हैं। क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनती हैं इसीलिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होती है। इन्हीं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे आए, पिक्चर में आए कैसे, मैं ये भी बताऊंगा। फिलहाल अभी 2-3 बातें बताने जा रहे हैं। डिस्चार्ज ट्यूब, हाई वोल्टेज, वेरी वेरी लो प्रेशर होता है। कुछ इनविजिबल रेस कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती हैं और जिंक सल्फाइड स्क्रीन से टकराकर चमक पैदा करती हैं। ये जो रेज होती हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनती है जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में इनका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। एक चौथी बात बच्चों में बतानी है, मैं इसको हटाना चाहूंगा, जगह नहीं है मेरे पास। एक बड़ा फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है थॉमसन कैलकुलेटेड चार्ज अपॉन मास रेशियो बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड magnetic field perpendicular to each other and also perpendicular to path of electron। थॉमसन ने बच्चों इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए चार्ज अपॉन मास रेशियो को कैलकुलेट किया। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी वो परपेंडिकुलर थी। मतलब मान ले अगर एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वाई एक्सिस में होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा, राइट। मतलब अगर मैं दिखाना चाहूं तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि मान लीजिए अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर इसमें उन्होंने लगाई है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो वाई एक्सिस है इसमें इन्होंने लगाई है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो जेड एक्सिस है दिस इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो तीनों चीजें एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो थॉमसन ने इनके लिए चार्ज अपॉन मास को कैलकुलेट किया विच कम्स यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है माइनस का 1.758 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। यूनिवर्सल कांस्टेंट का बच्चों मतलब है इट इज इंडिपेंडेंट टू नेचर ऑफ गैस एंड मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। इसके अंदर कौन सी गैस भरी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है माइनस का 1.758 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। आप लोग इसको याद करना चाहे याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप निकाल भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही वैल्यू बच्चों निकल कर आएगी। सो दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ कैथोड रेस।
अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप देखिए, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब आर कैथोड रे ट्यूब। यस, ये बिल्कुल ट्रू पॉइंट है। हमारे जो टेलीविजन पिक्चर ट्यूब होती है वो भी कैथोड रे ट्यूब होती है, वहां पर भी फॉस्फोरेसेंट का इस्तेमाल किया जाता है। दिस मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, मैंने अभी बताया नेगेटिवली चार्ज होती हैं, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ चलती हैं। दीज आर द विजुअल रेस, ये गलत है, दीज आर द इनविजिबल रेस होती हैं। इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल बच्चों, ये पॉइंट भी सही है। हम लोगों से पूछा गया था नॉट करेक्ट, द राइट आंसर इज थर्ड। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देने से पहले मैं यहीं पर एक बात और भी बताना चाहूंगा। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो जैसा कि हम लोग पहले से जानते थे कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद वैज्ञानिकों का दिमाग ठनका कि यार अगर एटम के अंदर कोई नेगेटिवली चार्ज चीज है तो गारंटी है उसके अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज चीज भी होगी। हाँ, हम लोग बात करना चाहते हैं अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन विद द हेल्प ऑफ एनोड रेज। यस, हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन विद द हेल्प ऑफ एनोड रेज या कैनाल रेज। एनोड रेस या कैनाल रेस क्या होता है यहां पर देखेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा। होता क्या है कि वहां पर भी अपन यही सेटअप बनाते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब होती है, हाई वोल्टेज होता है, वेरी वेरी लो प्रेशर पे गैस भरी होती है। मान लीजिए हम लोगों ने इसके अंदर कोई गैस ए भरी है, क्या भरी है, मान लो कोई गैस ए हम लोगों ने इसके अंदर भरी है। तो जब हाई वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये गैस होता है ना बेटा, ये आयोनाइज हो जाता है। क्या हो गया बच्चों, आयोनाइज हो गया। आयोनाइज होने से क्या हुआ, क्या निकले, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की जो पार्टिकल है यही आपके बना लेते हैं कैथोड रेज, जो कैथोड से एनोड की तरफ चलते हैं और जिंक सल्फाइड पे टकराकर चमक पैदा करते हैं। इन्हीं बीम को आपने क्या नाम दिया, कैथोड रेज। अच्छा, अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में बचा क्या, इस डिस्चार्ज ट्यूब में बचा ये पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन। और ये पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन जो होते हैं ये एनोड से चलते हैं कैथोड की तरफ। हाँ, ये देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज जो कैटायंस है ये एनोड से चलते हैं कैथोड की तरफ। इन पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन जो है इन्हीं को हम लोग एनोड रेस कहते हैं या कैनाल रेस कहते हैं। चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनका जो बिहेवियर होगा वो कैथोड रे के जस्ट अपोजिट होगा। राइट, तो आइए इस पॉइंट को भी मैं लिखवाना चाहूंगा अबाउट द एनोड रेस। बिल्कुल सेम चीज है, यहां पर भी हम लोग करेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा यहां पर, सम रेस आल्सो ट्रेवलिंग टुवर्ड्स कैथोड, also traveling towards cathode, right, originating from anode, originating from anode। चूंकि ये एनोड से निकल रही है इसीलिए का नाम पड़ गया एनोड रेस। राइट, इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड their behavior is opposite to cathode rays या electron because they carry positive charge, because they carry positive gas ions। Right, next point, Thomson calculated charge upon mass ratio। और सबसे इंटरेस्टिंग बच्चों बात क्या है कि इनके लिए चार्ज अपॉन मास रेशियो इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट बिकॉज इट डिपेंड्स, अभी मैं समझाऊंगा, it depends on nature of gas। फील करिए,
फील करिए। मान लीजिए आपने इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी, तो आयोनाइजेशन के बाद कैथोड रे तो इलेक्ट्रॉन की बीम से ही बनी हुई है, लेकिन जो ये पॉजिटिव चार्ज आयंस होंगे ये क्या होंगे, H+। अब मान लो आपने इसमें हीलियम गैस भर दी, तो आफ्टर आयोनाइजेशन कैथोड रेस तो इलेक्ट्रॉन से ही बनी हुई है, बट ये जो पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयंस होंगे ये क्या हो जाएंगे, He+। तो क्या बदल रहा है, पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन बदल रहा है, मतलब एनोड रेस बदल रही है, लेकिन कैथोड रे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो इलेक्ट्रॉन की ही बनी हुई है। इसलिए कैथोड रे के लिए चार्ज अपॉन मास रेशियो हमेशा यूनिवर्सल कांस्टेंट आता है इररिस्पेक्टिव टू नेचर ऑफ गैस, बट एनोड रेस के लिए चार्ज अपॉन मास रेशियो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं हो सकता। हाइड्रोजन गैस भरी हुई है तो ये H+ होगा, हीलियम गैस भरी हुई है तो ये He+ होगा, तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है। जब हम लोगों ने इसमें सबसे लाइटेस्ट गैस को भरा, हाइड्रोजन गैस को, जब सबसे लाइटेस्ट गैस को हम लोगों ने भरा, तो फॉर हाइड्रोजन गैस तो E/m की बच्चों वैल्यू आई 9.54 इंटू 10⁴ कूलाम पर ग्राम। और हाइड्रोजन गैस जब आयोनाइज होता है तो यहां से हमको जो मिलता है H+, बच्चों इसी को हम लोगों ने नाम दिया प्रोटॉन। क्या नाम दिया, प्रोटॉन, राइट। एक पॉइंट बच्चों और बताना चाहेंगे, अगर किसी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उस पर प्लस का चार्ज आया, लेकिन हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो प्लस का 2 भी हो सकता है। तो क्या चौथा पॉइंट हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो एनोड रेस होती हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज गैस आयन होते हैं, दे मे कैरी मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट चार्ज। यस, मैं कह सकता हूं 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो चौथा पॉइंट बच्चों ये लिखना चाहेंगे कि दीज पॉजिटिव गैस आयंस may carry multiple of fundamental unit charge, fundamental unit charge, राइट। +1 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। तो ये मैंने आप लोगों को कैथोड रेस और एनोड रेस के बारे में कुछ बातें बताई, आप इनको अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं, राइट। अब हम लोग चलना चाहेंगे सेकंड पॉइंट की तरफ। ये देखिए सेकंड पॉइंट भी इसीलिए वही आ गया है कि एनोड रेस के लिए कौन सा पॉइंट नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट है। द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज कैथोड रेस, गलत हो गया, अपोजिट टू कैथोड रे होगा, क्योंकि कैथोड रेज नेगेटिव होती हैं, एनोड रेज पॉजिटिव होती हैं। दीज आर द सिंपली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यस ये सही है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ दीज पार्टिकल्स फाउंड टू डिपेंड ऑन गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट, यस ये भी सही है। सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैरी ए मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट चार्ज, हाँ एक इलेक्ट्रॉन निकला तो +1, 2 निकले तो +2, इसलिए ये भी सही है। तो नॉट करेक्ट बच्चों कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। एनसीईआरटी पेज नंबर 32 पर लिखा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग बात करना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, राइट। आइए देखते हैं, थोड़ा आप लोग को देख ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्या सब कुछ सही चल रहा है, यस, इज एवरीथिंग क्लियर। सब बेटा ठीक है। अच्छा ब्लू पेन से प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ब्लू पेन से नहीं लिखूंगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, राइट, ओके। तो ऑल इज वेल सर, ओके ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये पॉइंट आपको ठीक लग रहे हो तो आप इनको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, राइट। चलिए चलते हैं आगे की तरफ हम लोग। What are the frequency and wavelength a photon emitted during the transition from n equal to 5 to n equal to 2? आपको मालूम है n equal to 5 से n equal to 2 में ट्रांजिशन हो रहा है। अच्छा, n equal to 5 से n equal to 2 में ट्रांजिशन हो रहा है इन हाइड्रोजन एटम।
तो आपको बच्चों वेवलेंथ बतानी है और क्या बतानी है, फ्रीक्वेंसी बतानी है। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस से हम लोग देखें तो वेवलेंथ पहले मत निकालिए। क्यों ना निकालिए, अगर ऑप्शन को देखें तो इन्होंने 3 जगह पर सेम वेवलेंथ लिखी हुई है, तो ये तो क्लियर है कि वेवलेंथ का आंसर 434 नैनोमीटर ही आ रहा होगा। हाँ, तो क्यों ना हम लोग सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पर नजर डाली जाए। तो आइए देखते हैं। आपको मालूम है ड्यूरिंग ट्रांजिशन रिट्ज इक्वेशन आपको मालूम है आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 इज द लोअर एनर्जी लेवल, n2 इज द हायर एनर्जी लेवल। हम लोग को निकालना है फ्रीक्वेंसी। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा v बराबर एन लैम्डा। v इज द वेलोसिटी, n इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो n बराबर आ गया v बाई लैम्डा। अगर दोनों तरफ हम लोग वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, मींस यहां पर भी अपन लोगों ने वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया और यहां पर भी अपन लोगों ने वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई किया, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ ये क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी। और यहां पे फार्मूला आ गया आर सी जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो पहले बच्चों हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। आर की वैल्यू क्या होती है, रेडबर्ग कांस्टेंट 1.1 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। H क्या होगा, 1 स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। राइट बेटा, आपको इसे सॉल्व करना है। आपने सारी वैल्यू SI में रखी है। ये आपने रखा हुआ है मीटर इनवर्स में बेटा, ये आपने रखा हुआ है मीटर पर सेकंड में, इसलिए इसकी भी SI यूनिट आएगी, हर्ट्ज आएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं। 1.1 इंटू 3 इंटू 8 और 7 15 हो जाएगा। राइट, इंटू देखेंगे 25 में से 4 गया 21 और नीचे आएगा 25 चौको 100। तो यहां पर सॉल्व करने पे क्या आ सकता है, जरा देखिए, मैं मोबाइल का यूज कर ले रहा हूं। राइट, क्या आ सकता है बेटा बताइए। 1.1 इंटू 3 इंटू 21 और 100 चला जाएगा अगर, तो ये बच्चों आंसर आ रहा है मेरे पास 69.3 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज। 69.3 इंटू 10⁻13 दशमलव को अगर लेफ्ट में ले जाएं तो 6.93 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। 6.93 10⁻14 यहां पर भी लिखा हुआ है और 6.93 10⁻14 यहां पर भी लिखा है। इसका मतलब आपको यहां पर वेवलेंथ भी निकालनी पड़ेगी। अगर निकालनी पड़ेगी तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर में वैल्यू रखिए। यहां पे 2 रख दीजिए, यहां पे 5 रख दीजिए, यहां पे 1 रख दीजिए, यहां पे 1.1 इंटू 10�7 रख दीजिए और इसको सॉल्व करिए तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो चूंकि मुझे मालूम है लैम्डा यही आएगा, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरा समय ना बर्बाद करें। द राइट आंसर इज 3। ओके, तो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी निकाल कर दिखाया। दोनों तरफ वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिट्ज फार्मूला जो है वो फ्रीक्वेंसी को दे देगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो वेवलेंथ आ जाएगी, या पहले वेवलेंथ निकाल सकते हैं बाद में फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग जाना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्या है भाई, आइए देखते हैं। ओके भाई, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज फलाना देन कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। क्या हम लोगों को नहीं मालूम है डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा बराबर h/mv होता है और लैम्डा बराबर h/√2m/e भी होता है। आपसे बच्चों वेवलेंथ पूछी गई है, हमने प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू SI में रखी है 6.6 इंटू 10⁻34। 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मैंने SI में रखा है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और काइनेटिक एनर्जी को भी बच्चों हम लोग SI में रख रहे हैं, तो यहां से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी बेटा वो किस में आएगी, SI में आएगी, इन मीटर आएगी।
आपको सारे आंसर्स नैनोमीटर में दिए गए हैं। ये जो मीटर आए इसमें 10 की पावर 9 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो नैनोमीटर में आ जाएगा। आपको ये सॉल्व करना है, सॉल्व करके खुद निकालिएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा तो बेफालतू में समय बर्बाद होगा। जो भी आंसर है मैंने आपको जरूर बताया कि यहां से जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज आपने किस में रखी है, एसआई में रखी है। 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नैनोमीटर में आ जाएगा। राइट, चलिए, दिस इज डी ब्रोगली इक्वेशन। बच्चों ये कौन सी इक्वेशन है? डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं इसको। डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम ई के। ई के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, एम का मतलब होता है मास ऑफ पार्टिकल, एच का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट। राइट, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे आना भी चाहिए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसा कि आपको मालूम है, एक पर्टिकुलर टाइम पर मोमेंटम और पोजीशन को सही सही पता नहीं लगाया जा सकता। दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इफ ए पार्टिकल पजेस डुअल नेचर, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर मोमेंटम और पोजीशन को सही सही पता नहीं लगाया जा सकता। अगर पोजीशन को सही पता लगाएंगे तो मोमेंटम में गड़बड़ी आएगी, और मोमेंटम को सही पता लगाएंगे तो पोजीशन में गड़बड़ी आएगी। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहां पर रखेंगे एम इंटू डेल्टा वी, तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। और आपने एक फार्मूला हमसे और पढ़ा होगा, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये तीनों बच्चों कहलाते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के 3 फार्मूले। ये सारे मैंने क्लास में आपको समझाए होंगे, मैं यहां पे डिराइव करने नहीं बैठा हूं। अच्छा, अब मैं बात करता हूं पूर्वाश्रय ने जो ट्रिक आपको बता रखी। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि एच की वैल्यू बहुत बड़ी, पाई की वैल्यू बहुत बेकार टाइप की होती है, तो सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम। तो ट्रिक मैंने क्या बताई कि हम लोग याद रखेंगे इन कांस्टेंट का रेशियो, हम लोग याद रखेंगे इट इज 5 इंटू 10 की पावर -35 इन एसआई। और अगर आप ये याद रखते हैं तो आपका कैलकुलेशन जो 5 मिनट में होने वाला है वो 50 सेकंड में हो सकता है। एक वैल्यू मैंने और भी याद कराई थी आपको, h अपॉन 4 पाई एम ई। अगर नीचे ये इलेक्ट्रॉन का मास हो तो ये वैल्यू हो जाती है 6 इंटू 10 की पावर -5 इन एसआई। तो ये वाला जो आप याद करेंगे ये बिल्कुल यूनिवर्सल हो जाएगा, हर जगह वैलिड होगा। लेकिन अगर आप ये वाला याद करते हैं तो ये सिर्फ किस पर वैलिड होगा? इलेक्ट्रॉन पर वैलिड होगा। आइए क्वेश्चन को डील करते हैं। बच्चों, आपको मास दिया गया है 40 ग्राम, तो आप समझ गए होंगे कि ये वाला फंडा हम नहीं लगा पाएंगे। वेलोसिटी बच्चों आपको दी गई है 45 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी में एक्यूरेसी कितनी दी गई है? 2%। 2% एक्यूरेसी इन वेलोसिटी। आपको मालूम है जितना परसेंटेज दिया जाता है हम उतना ही परसेंट अगर कर देते हैं तो अनसर्टेनिटी आ जाता है। तो इसका अगर आप 2% कर दें तो डेल्टा वी आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछी है। आइए लगाते हैं फार्मूला। सेकंड वाला फार्मूला अपन लोगों ने अप्लाई किया। डेल्टा वी की जगह रखेंगे 0.9, डेल्टा एक्स आपको निकालना है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई की जगह रख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -35 अपॉन मास, यहां ग्राम में रखा है, हम लोगों ने सारी वैल्यू एसआई में रखी है, तो इसको हम लोग किलोग्राम में बदल के रखेंगे। चूंकि बच्चों आपने सारी वैल्यू एसआई में रखी है तो यहां से जो अपना आंसर आएगा ये आंसर भी एसआई में आएगा, इन एसआई। और एसआई क्या होगा बच्चों? मीटर होगा। राइट, तो क्या हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और जो भी आपका आंसर आ जाए उसको टिक लगा सकते हैं। So this is about the Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. ओके, मैं सॉल्व करके टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है,
0.9 को यहां भेज दीजिए, ये चला जाएगा ऊपर, 10 की पावर माइनस में आंसर आएगा, मैच कर लीजिएगा। ओके, आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं। आज हम लोगों ने कैथोड रे को पढ़ा, एनोड रे को पढ़ा, हम लोगों ने डी ब्रॉगली के सारे फार्मूले देखे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के भी सारे फार्मूले देखे, और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा। जो भी परसेंटेज दिया जाया करे यूजली हम उतना ही परसेंट कर देंगे तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम चलना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्या है भाई, देखते हैं। If traveling at the same speed, which of following matter wave have the shortest wavelength? Yes, ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं डी ब्रॉगली के ऊपर ही आ चुका है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी। अच्छा देखो बेटा, एच जो है ये प्लैंक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। वी क्या कर दिया इन्होंने, कांस्टेंट कर दिया है। तो इन्होंने पूछा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी। तो अगर आपको वेवलेंथ चाहिए शॉर्टेस्ट, तो मास क्या होना चाहिए, हाईएस्ट। जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा होगी। आप सभी को मालूम है इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का मास भी लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है या थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.67, आप 5 लगा सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट कैलकुलेशन के दौरान आप दोनों को सेम मान सकते हैं। बात करते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। तो इसका जो बच्चों मास होगा इट इज 4 टाइम्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन बोल दीजिए या मास ऑफ प्रोटॉन बोल दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था प्रोटॉन को हम लोग H+ से भी डिनोट करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा मास किसका आ रहा है, अल्फा का, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी। सो सेकंड इज द राइट आंसर। आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे इसको। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए बेटा क्या है, इन द फॉलोइंग एटम्स 2s को कर दिया गया है और एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज मैक्सिमम। हमें उसे सर्च करना है जिसमें 2s ऑर्बिटल की एनर्जी मैक्सिमम हो। एक बात बताइए, एनर्जी का फार्मूला क्या था, 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या 1312 Z² अपॉन n² किलो जूल पर मोल। राइट, देखिए इन्होंने 2s बोला, तो 2s बोलने से n क्या हो गया, फिक्स हो गया। n क्या हो गया, फिक्स। अब देखिए ये भी क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा ओके, अब फील करिए z की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतना ज्यादा निगेटिव आएगा। निगेटिव का मतलब कम। निगेटिव में अगर बड़ी वैल्यू लिखी है तो हम उसको कम मानते हैं, और निगेटिव में अगर छोटी वैल्यू लिखी है तो हम उसको ज्यादा मानते हैं। तो आप फील करिए अगर एनर्जी आपको मैक्सिमम चाहिए है तो निगेटिव में छोटी वैल्यू होनी चाहिए। छोटी वैल्यू का मतलब जेड क्या होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। सो आप समझ गए होंगे द राइट आंसर इज हाइड्रोजन। क्यों, इसका जेड होता है 1, लिथियम का होता है 3, सोडियम का होता है 11 और पोटेशियम का होता है 90। तो जिसका जेड सबसे कम होगा उसका एनर्जी निगेटिव में सबसे कम होगी, मतलब उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट। हाँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ m। m मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट, विद द क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3। बेटा n इक्वल टू 3 और स्पिन क्वांटम नंबर माइनस का 1/2 दिया है। फील करिएगा, इफ n इक्वल टू 3 देन n इक्वल टू 0 to n minus 1 means 0 to 2. If n is equal to 0 then m is equal to 0, 1 orbital. If n is equal to 1 then m is equal to minus 1, 0 plus 1. How many orbitals? 3 orbital. If n is equal to 2 then m is equal to minus 2 से plus 2 तक. How many orbitals? Yes, 5 orbital.
ओके, अगर देखा जाए तो n इक्वल टू 3 के पास कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है? 9 ऑर्बिटल पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाउ मच ऑर्बिटल्स? 9 ऑर्बिटल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने ms इक्वल टू माइनस हाफ को तो देखा ही नहीं। अरे बेटा, ये आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ होगा, माइनस हाफ उसके लिए भी। हर ऑर्बिटल के लिए m इक्वल टू s इक्वल टू प्लस हाफ भी पॉसिबल है और s इक्वल टू माइनस हाफ भी पॉसिबल है। इसलिए इस सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये वैल्यू आपको दी जाती अथवा ना दी जाती, ऑर्बिटल का नंबर कितना होता? 9। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। वैसे तो आप लोग ये भी जानते हैं, एक डायरेक्ट फार्मूला भी मैंने बताया है कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, टोटल वैल्यू ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर। तो अगर आप 3 का स्क्वायर करते तो भी m की वैल्यू कितनी आ जाती बच्चों? 9। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? ऑफ कोर्स 9, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग चलना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, देखिए बेटा, ये हाँ, आप लोग जानते हैं कि साई स्क्वायर, ये जो बच्चों साई स्क्वायर होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ये जो R है, यहां पे आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से हम लोग दूर जा रहे हैं। न्यूक्लियस से कहां जा रहे हैं? दूर। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है, आप देख सकते हैं यहां पे आके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गई है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? नोड को डिनोट कर रहा है। आप लोग को जान के खुशी होगी, टोटल नोड्स कितने होते हैं? n-1। बच्चों कितने होते हैं? n-1 होते हैं, राइट। देखिए बेटा, अगर आपको ध्यान हो तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है और इसने x एक्सिस को टच किया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। इसका मतलब इसके पास कितने नोड होंगे? 1। फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, कुछ दूर तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और फिर उसके बाद क्या होगी? घटेगी और कांस्टेंट हो जाएगी। अगर आपको याद हो, ये कर्व मैंने आपको बनवाया था 2s ऑर्बिटल के लिए। अगर हम लोग 1s के लिए बनाए तो 1s के लिए क्या होता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है और उसके बाद ये पैरेलल हो जाता है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। क्योंकि कितना भी दूर चले जाएं आप, अगर इनफाइनाइट को हम छोड़ दें तो कितना भी दूर चले जाएं 1s में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके पास नोड कितने होंगे? 0। 1 - 1 0। जबकि 2s के पास कितने नोड होंगे? अगर हम लोग बात करें तो 2s के पास नोड होंगे 2 - 1 = 1। इसलिए ये जो ग्राफ है ये कहां पे टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और ये क्या कहलाएगा बच्चों? नोड कहलाएगा। तो अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम बनाए तो ये हमारा न्यूक्लियस है। 1s का अगर हम लोग बनाएंगे तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी और जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी। दिस इज फॉर 1s। अगर हम लोग बात करते हैं 2s की, तो न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी। एक एरिया ऐसा आएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी और आपको मालूम है उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। यस, ये देखिए, ये जो एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है दिस इज नोड। तो ये आपने बनाया 1s के लिए और ये आपने बनाया है 2s के लिए, राइट। तो टोटल नोड कितने हो गए? n-1। n क्या मतलब? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n-1 करेंगे तो 1s में 0 नहीं आएगा, इसलिए ये ग्राफ कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। 2s में करेंगे 1 आएगा, ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा जो नोड को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से बढ़ती है
और थोड़ी और दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने लगती है और ग्राफ बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसा 1s के लिए होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का न्यूक्लियस से डिस्टेंस के साथ जो ग्राफ दिया गया है, ये किसके लिए बच्चों दिया गया है? ये 2s के लिए दिया गया है। बात क्लियर है? एनसीईआरटी का ये ग्राफ है और इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर 3s के लिए बनाएंगे तो 3s में कितने नोड आ जाएंगे? 2 नोड आ जाएंगे। फिर से हमको एक एरिया छोड़ना पड़ेगा और उसके आगे जाने पर फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगी। तो ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, अच्छा ग्राफ है। अच्छा बेटा, पी वाले जो होते हैं, पी वालों का ग्राफ ऐसा नहीं होता है। पी वालों का ग्राफ ऊपर से नीचे नहीं आता है, वो नीचे से ऊपर जाता है। तो वो हम लोग को पढ़ना ही नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में बच्चों वो दिया नहीं गया, अदरवाइज में आपको वो भी पढ़ा सकता था। जरूरत ही नहीं है, हमारी एनसीईआरटी में 1s, 2s और 3s के बारे में दिया गया है। इसीलिए मैंने आपको 1s दिखाया, 2s दिखाया और बिल्कुल इसी प्रकार से आप बना सकते हैं 3s। राइट, ओके। तो आंसर बच्चों क्या होगा इसका? सेकंड आंसर होगा 2s। साई स्क्वायर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। राइट। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। इसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे आप लोगों से। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर 4dxy। बच्चों आपको मालूम होगा dxy, d के जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उनके पास 4 लोब होते हैं। अगर ये 4 लोब x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में छुपे हुए हैं तो इसे हम लोग कहते हैं dxy। सिर्फ d का एक ऑर्बिटल ऐसा होता है जिसमें 2 लोब होते हैं और जिसे हम कहते हैं डेफिनेट शेप स्ट्रक्चर या डोनट शेप स्ट्रक्चर, दैट इज dz स्क्वायर। बकाया d के जितने भी ऑर्बिटल होते हैं dxy, dyz, dxz और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इन सब के पास 4 लोब्स होते हैं। इन्हें क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं। राइट, इसलिए देखिए 4 लोब ऑफ दिस ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन। यस, आप देख सकते हैं इसके जो चारों लोब हैं वो बोर्ड के प्लेन में है। आप इसको ऐसे काटेंगे तो इसके चारों जो लोब हैं वो एक्स वाई प्लेन में आ रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट हैव 2 नोडल प्लेन विच आर ZX एंड YZ। इधर देखिए सब लोग बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा नोडल प्लेन। नोडल प्लेन बराबर होते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के। तो D आप देखिए, अगर 4D की बात करें तो इसके पास नोडल प्लेन कितने होंगे? एजीमुथल क्वांटम नंबर 2। अब इन्होंने बोला कि जो dxy है इसके जो 2 नोडल प्लेन हैं वो ZX एक्सिस और YZ एक्सिस में होंगे। फील करिए बेटा, जिस पॉइंट पर ये लोब्स आकर मिलते हैं वहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? 0। अब देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो बच्चों ये एक्सिस कौन सी होगी? दिस इज द z एक्सिस। क्या z? आप इसको ऐसे काटिए, चाहे आप इसको बच्चों ऐसे काटिए। आप ऐसे काटेंगे तो z एक्सिस और x एक्सिस को टच करेगा तो दिस प्लेन इज ZX प्लेन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। और अगर आप इसको, सॉरी ये थोड़ा सा पेन छूट गया। हाँ, और अगर बच्चों आप इस पेन को यहां रखे रहिए, अगर आप इसको ऐसे काटते हैं तो ये Z एक्सिस को टच करेगा और Y एक्सिस को टच करेगा, तो ऐसे काटने पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 आएगी और ऐसे काटने पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 आएगी। तो इट हैव 2 नोडल प्लेन ZX एंड YZ। ये भी बच्चों क्या हो गया? सही हो गया। इट हैव 2 रेडियल नोड। देखेंगे बच्चों, रेडियल नोड बराबर होता है n-l-1। n बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, l बोले तो एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो रेडियल नोड कितने होंगे बच्चों? इसके पास 1 होंगे। यहां पे 2 लिखा हुआ है इसलिए फॉल्स हो गया। इट हैव टोटल नंबर ऑफ नोड 3। यस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था टोटल नोड बराबर होता है n-1, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। बिल्कुल सही लिखा है। तो आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट बच्चों कौन सा होगा? थर्ड वाला होगा।
राइट। आई होप आपको समझ में आ गया। 4 लोब होते हैं एक्स और वाई में, एक्स और वाई के बीच में छुपे होते हैं 2 नोडल प्लेन होंगे जेड में और एक्स वाई में। नंबर ऑफ रेडियल नोड का फार्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। नंबर ऑफ एंगुलर नोड का फार्मूला होता है l। नंबर ऑफ नोडल प्लेन का फार्मूला होता है l और टोटल नोड होते हैं n माइनस 1। इस प्रकार से हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को डील किया। राइट, ठीक है बच्चों, 10 क्वेश्चंस हम लोग डील कर चुके हैं। हाँ, ये सेशन आपको कैसा लग रहा है भाई, थोड़ा सा बताएंगे? शांत रहिए भाई। हाँ, कैसा लग रहा है ये सेशन? क्या इस सेशन से आपको कुछ बेनिफिट है? टेल मी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है बेटा। तो ये एक सेशन है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का, एक सेशन है जिससे आप कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एनसीईआरटी से बनाए हुए क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन सेशन 2 में कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक जड़ी बूटी की तरह काम करेगा अगर आप इसको सीरियसली लेते रहेंगे और एक एक्स्ट्रा मेहनत आप करते रहेंगे। राइट, ओके ओके बेटा, ठीक है बेटा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ये क्या है देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट डीजेनरेट ऑर्बिटल। आपको मालूम होगा डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल ऑफ सेम सबसेल जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। n इक्वल टू 4 लिख दिया, l इक्वल टू 1 p लिख दिया। अच्छा, यहां पे जाने की कोई जरूरत आपको नहीं है। तो इस सेम सबसेल के जो ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं, डीजेनरेट ही होते हैं। तो आगे मत जाइए, आगे पढ़िए। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2। नो, जब सबसेल आपकी चेंज हो गई तो इनकी एनर्जी बच्चों चेंज हो जाएगी, इनके ऑर्बिटल डीजेनरेट नहीं होंगे। दूसरा पढ़ेंगे n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1। ओके, l इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2। बच्चों सबसेल चेंज हो गई है इसलिए ये भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स नहीं होंगे। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1। ओके, n इक्वल टू 3 अगेन लिखा है l इक्वल टू 1। बेटा m और s की कोई भी वैल्यू दे दी जाए, इसके अंदर तीनों ऑर्बिटल जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, डीजेनरेट होंगे। तो यही हमारा आंसर है। हम चौथा भी देख लेंगे। n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0। सबसेल बदल गई हैं तो ऑर्बिटल डीजेनरेट नहीं हो सकते। द राइट आंसर इज डियर 3। ओके, ध्यान रखिएगा बच्चों, कौन सी ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं, सेम सबसेल के ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं। आइए चलते एक स्टेप आगे। कोई बच्चा मैसेज? ओके बेटा, चलते एक स्टेप आगे, बिल्कुल सही है। हाँ, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाई थॉमसन। आपको मालूम है थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन का तरबूजी मॉडल जो ये कहता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो तरबूज के लाल पोर्शन की तरह पूरे में फैला रहता है और जो निगेटिवली चार्ज पार्ट होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन, वो तरबूज के बीच के तरह बीच बीच में धसे रहते हैं। तो थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो एटम को न्यूट्रल तो शो करता है लेकिन और बहुत सारी प्रॉपर्टी एटम की एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो इन्होंने पूछा है कि थॉमसन के मॉडल से क्या एक्सप्लेन होता है। थॉमसन के मॉडल से सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन होती है, दैट इज न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, दैट्स इट। इसीलिए थॉमसन के बाद आया था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें भी कुछ कमियां थी। फिर आया था बोहर्स मॉडल और बोहर्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित
क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस वगैरह वगैरह, राइट। तो थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल सिर्फ एक्सप्लेन करता है अबाउट द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम्स, राइट। नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो बेटा, सबसे पहले आप कॉमन सेंस इस सवाल को करिए। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबली तभी है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, एटलीस्ट वो तो सेम हो। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी सेम हो सकते हैं अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके एटॉमिक नंबर अलग होंगे, तो उन पर चार्ज भी अलग होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं। फील करिए, हम सवाल को बाद में बताएंगे, पहले फीलिंग दिलवाना चाहेंगे। मान लीजिए Fe है, अब अगर आप Fe+2 कर दें और आप Fe+3 कर दें तो इनके इलेक्ट्रॉन तो जीवन में कभी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर होगा वो तो 26 होगा ना। प्लस या माइनस चार्ज आने से एटॉमिक नंबर पे कोई चेंज नहीं आता, प्रोटॉनों के नंबर पे कोई चेंज नहीं आता, जो चेंज आता है वो इलेक्ट्रॉनों के नंबर पे आता है। तो अगर एलिमेंट सेम है तो चार्ज डिफरेंट होने पर इलेक्ट्रॉन सेम हो ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही है मेरी? हां, अगर एलिमेंट डिफरेंट है और उनके चार्ज भी डिफरेंट है तो एक बार को इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं। तो फील करिएगा, क्रोमियम 24, आयरन 26, एटॉमिक नंबर अगर अलग अलग है तो सेम चार्ज होने पर इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग आएंगे। इलेक्ट्रॉन अलग अलग आएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग होगा, आंसर हो ही नहीं सकता। आयरन 26, कोबाल्ट बच्चों क्या होगा 27। जब एलिमेंट अलग अलग हो गए, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो गया, तो सेम चार्ज होने पर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे, इसलिए यह भी आंसर नहीं हो सकता। स्कैंडियम 21, क्रोमियम 24, एलिमेंट अलग अलग हैं तो सेम चार्ज होने पर इलेक्ट्रॉन बराबर हो ही नहीं सकते हैं, यह भी आंसर नहीं हो सकता। द ओनली आंसर इज दिस। फील करिए, आयरन 26, मैग्नीज 25, 26 में से 3 गया 23 इलेक्ट्रॉन और 25 में से 2 गया 23 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। आइए मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। पहले मैंने आपको इस क्वेश्चन को ट्रिकी तरीके से बताया, अब अगर आप बनाने के इच्छुक हैं तो बनाइए। आयरन होता है 4s2 3d6। अगर आपको Fe+3 का बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हटेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा, ये 4s0 हो गया और ये 3d5 हो गया। मैग्नीज 25 होता है, 4s2 3d5। अगर आपको मैग्नीज +2 का बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हटेंगे बस। आप देख सकते हैं 3d5 यहां पर भी आ रहा है और 3d5 बच्चों यहां पर भी आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बट स्मार्ट बच्चे वो होंगे जो बिना इसको करे यहीं पर देख के आंसर टिक लगा देंगे, वो स्मार्ट बच्चे होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। आइए देखते हैं ये क्या है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया। ये आपके जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम बने हुए हैं। ये देखिए 1s का बना हुआ है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है। लेकिन कितना भी दूर चले जाएं, एक्सेप्ट इनफाइनाइट, कितना भी दूर चले जाएं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी 0 नहीं हो सकती, राइट। ये 2s के लिए आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है और थोड़ी दूर जाने पर देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल 0 हो गई। उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और उसके आगे जाने पर फिर से घट रही है। आई होप आप समझ चुके हैं। ये ग्राफ 1s का बना है फॉर साई स्क्वायर एंड आर और ये ग्राफ आपका 2s का बना है। ये आपका ग्राफ 2s का बना है फॉर साई स्क्वायर एंड आर। ओके, तो देखते हैं ये क्या
इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। 1s and 2s ऑर्बिटल आर स्फेरिकल इन शेप। यस, ऑल s ऑर्बिटल आर स्फेरिकल, चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, कुछ भी ले लीजिए, ऑल आर डियर स्फेरिकल। ये पॉइंट 2 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है। तभी देखिए जो ग्राफ है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। ये जो पॉइंट होता है ये न्यूक्लियस को डिनोट करता है, और न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देख सकते हैं मैक्सिमम है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, सही लिखा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है। स्फेरिकल का मतलब ही होता है कि दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, राइट। इसीलिए तो नेचर क्या है इनका, स्फेरिकल है। ये भी बच्चों क्या होगा, सही, ये भी सही है। आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया पहला पॉइंट भी सही है, दूसरा पॉइंट भी सही है, तीसरा पॉइंट भी सही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तभी तो बच्चों ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और स्फेरिकल जो है वो सिमेट्रिकल होता है चारों डायरेक्शनों में। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2s ऑर्बिटल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली एज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। यही बच्चों गलत है, ये यूनिफॉर्मली नहीं घट रहा है। अगर आप यहां से देखें ऐसा है, अगर आप देखें क्या ये यूनिफॉर्मली घट रहा है, नहीं। यहां पे पतला है, चौड़ा होता गया, और चौड़ा होता गया, और चौड़ा होता गया। तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट तो रही है, बट यूनिफॉर्मली नहीं घट रही है। थोड़ा सा दूर गए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मात्रा में घटी है, और दूर गए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मात्रा में घटी है, और दूर गए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा मात्रा में घट रही है। तो यूनिफॉर्मली नहीं घट रही है। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। द राइट आंसर इज डियर 4। बहुत ही प्यारा पॉइंट था फ्रॉम एनसीईआरटी से। ठीक है, ओके बेटा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो गलत है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है बट यूनिफॉर्मली नहीं घट रही है, राइट। एंड आफ्टर दिस एनसीईआरटी से लास्ट पॉइंट है, एनसीईआरटी से बच्चों लास्ट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है भाई। हाँ, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए। साई इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस इफ साई स्क्वायर इज कांस्टेंट। यस, आप एनसीईआरटी अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ ये पॉइंट लिखा हुआ है, जिस सरफेस के लिए साई स्क्वायर कांस्टेंट होता है उसके लिए साई भी क्या होता है, कांस्टेंट। साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, और साई बच्चों क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव। जिस सरफेस के लिए साई स्क्वायर कांस्टेंट होता है उस सरफेस के लिए साई भी कांस्टेंट होता है। ये ट्रू है बिल्कुल। द बाउंड्री सरफेस फॉर साई स्क्वायर एंड साई आर सेम। अरे भैया, जब बाउंड्री सरफेस सेम होंगी तभी तो दोनों की चीजें एक साथ कांस्टेंट होंगी। बाउंड्री सरफेस सेम है, इसीलिए जब ये कांस्टेंट होगा तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बाउंड्री सरफेस डायग्राम इनक्लोजेस ए रीजन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 100%। बस यहीं पर मात खा गया। बहुत प्यारा पॉइंट है, ये गलत है। ये एनसीईआरटी से मैंने आपको बनाकर दिखाया। अब ध्यान से ना देखिएगा, ध्यान से बच्चों आप लोग देखिएगा। मान लो मैं 1s की बात कर रहा हूं, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। फील करना बच्चों। आपने बोला न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा। अच्छा भाई, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा भाई, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है। देखिए, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है। जीरो कहीं नहीं होगी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं 1s की। हम लोगों ने क्या किया, यहां पर इसको एक सर्किल से क्लोज कर दिया। तो आपको क्या लग रहा है, जब मैंने ये सर्किल हाइपोथेटिकल सर्किल बनाया तो इसके अंदर क्या 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? नहीं। ये सर्किल जो हम लोग बना देते हैं, ये हाईएस्ट
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करता है, बट नॉट 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन तो बच्चों इसके बाहर भी थोड़े टहल रहे हैं। जो आपने ये बाउंड्री बनाई है इसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन टहल रहे हैं। तो हम लोग किसी ऑर्बिटल को डिनोट करने के लिए जो इस प्रकार से बाउंड्री खींच देते हैं, उस बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट है, 90%, 95%, बट 100% नहीं होती है। क्यों नहीं होती है बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके बाहर भी कहीं ना कहीं समय बिता रहा है। और अगर केमिस्ट्री की भाषा में बताएं तो साई स्क्वायर नेवर become 0 for a finite distance। न्यूक्लियस से आप कितनी भी दूरी पे चले जाएं, इनफाइनाइट को छोड़कर, न्यूक्लियस से आप कितनी भी दूरी पर चले जाएं, इनफाइनाइट को छोड़कर, साई स्क्वायर कभी 0 नहीं हो सकता। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी 0 नहीं हो सकती। इसलिए ये जो हम लोग बाउंड्री डायग्राम बच्चों बनाते हैं, ये 90%, 95% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करती है, बट 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो नहीं करती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ये फॉल्स है। साइज ऑफ ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, ये सारे के सारे स्फेरिकल होंगे। यस, होंगे ये सारे के सारे स्फेरिकल। लेकिन जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इनका साइज भी बढ़ता जाएगा। तो ये भी क्या है? ट्रू। आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, थर्ड इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 15 क्वेश्चन खत्म किए और बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चों क्वेश्चन थे। एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन बच्चों मैंने बनाए थे। हम लोग मिलेंगे परसों, परसों नहीं, आज संडे है ना, वेडनेसडे को हम लोग फिर देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पर क्वेश्चंस फ्रॉम नीट एंड आईआईटी जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना वायरस दोबारा आ रहा है। इसलिए मास्क लगा के रहिए, ध्यान रखिए। ओके बच्चों, मिलते हैं हम लोग वेडनेसडे को। थैंक यू वेरी मच।